Hello students, I hope you all are well. So once again I'm with ध्रुव और एक नया जो आपका टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th बजरंग विद्या मंदिर। कल हमने क्या पढ़ा था? कल आपने देखा था, हमने एंड अप किया था अपना फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर। ये हमारा फीडबैक मैकेनिज्म था जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारा कैसे लो ब्लड शुगर हो जाता है और हाई ब्लड शुगर हो जाता है, यानी कि हम कौन सी बीमारी से संबंधित हम कर रहे थे बात, हम कर रहे थे शुगर की बीमारी जिसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, शुगर की बीमारी को और क्या बोलते हैं। अब ये आप थोड़ा सा याद करके बताइए। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि इसके अंदर हमारे पेनक्रियास का बहुत रोल होता है। इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं इसके अंदर, ठीक है। जब हमारा लो ब्लड शुगर हो जाता है तो पेनक्रियास किसको सिग्नल भेजता है? अल्फा सेल्स को भेजता है। अल्फा सेल्स क्या करते हैं? आपको ग्लूकोजन को रिलीज करते हैं आपकी बॉडी में जो भी आपने खाया पिया है उसको लेकर, और हमारा फिर लीवर जो है, पेनक्रियास ने देखो संदेश भेजे अल्फा सेल्स को, अल्फा सेल्स ने ग्लूकोजन रिलीज किया, फिर हमारे लीवर ने, पेनक्रियास और लीवर ये दोनों साइड बाय साइड होते हैं, दोनों मिलके ही काम करते हैं। पेनक्रियास एक ग्लैंड है, ठीक है, लीवर हमारा ऑर्गन है, ठीक है। तो लीवर क्या करता है फिर ग्लूकोज को, इस ग्लूकोजन से ग्लूकोज को रिलीज करता है और हमारे ब्लड के अंदर छोड़ देता है, ठीक। सेकेंडली, जब हम बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारा पेनक्रियास किसको, बीटा सेल्स को सिग्नल करता है, वो इंसुलिन दोबारा रिलीज करते हैं, लेकिन बीटा सेल्स क्या करते हैं, वो फैट्स को मैसेज देते हैं, जो हमारा विसरल फैट, जो हमारी पेट के चारों तरफ त्वचा के फॉर्म के अंदर, त्वचा के नीचे लेयर्स जमी होती है फैट की, उनको सिग्नल करते हैं कि भाई ये जो आपने स्टोर कर रखा है ना इतना सारा गोदाम में माल, इसके अंदर से रिलीज करो, रिलीज नहीं करो सॉरी, इसके अंदर आप अपना जो फालतू की जो शुगर आ रखी है ना इस गोदाम के अंदर और भर लो, ठीक है। और वो आपका क्या होता चला जाता है, धीरे धीरे आपकी फैट की फॉर्म के अंदर डिपॉजिट होता चला जाता है और आप और मोटे होते चले जाते हो, ठीक है। इसलिए हाई ब्लड शुगर और लो ब्लड शुगर बोथ आर सच कंडीशंस जिसके अंदर आपके पेनक्रियास को एक्ट करना पड़ता है, ठीक है। एक जो इस बीमारी की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर आपका क्या चीज़ हो जाता है, ये जो हार्मोन्स, जो पेनक्रियास जो हार्मोन्स, ये इंसुलिन भी एक हार्मोन है, इसका प्रोडक्शन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बाहरी तरीके से इंसुलिन के इंजेक्शंस अपने पेट में या अपने पैर के अंदर जो जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो आपको लगाने पड़ते हैं, ताकि आपके हार्मोन्स कंट्रोल्ड रहें और आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का मैकेनिज्म और आपकी बॉडी के अंदर शुगर को सिंथेसाइज करने का मैकेनिज्म उसको वो मेंटेन रहे। सबकी समझ में आ गई? तो अब इस बीमारी का नाम एक बार आप याद करके बताइए। मैं कल बता चुका हूँ, लोकल भाषा में इसको शुगर बोलते हैं, ओके। चलो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? अब हमने वो तो कर लिया था, प्लस में हमने कल सेकेंडली क्या और देखा था, हार्मोन्स भी देखे थे ना। देखो ये हार्मोन्स है कि कौन कौन से हाइपोथैलेमस हार्मोन्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं ये आप बताएंगे अभी। थायराइड ग्लैंड कौन से वाला हार्मोन रिलीज करता है, ये किस चीज़ के लिए कहाँ लोकेट होता है। और अगला क्वेश्चन है थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है। थाइमस का मैंने आपको एक ये भी बताया था कि कोरोना से बहुत ही अच्छा खासा रिलेशन है इसके लिए, ठीक है। मैंने एक बताया था कि जब आप बहुत स्ट्रेस कंडीशन में हो जाते हो तो एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है। और बताया था हमने पेनक्रियास, पेनक्रियास के बारे में तो हमने अभी दोबारा से पढ़ा है। टेस्टिस और ओवरीज की लोकेशन हमने बताई थी मेल्स और फीमेल्स के अंदर, ठीक है। एक हमने पीनियल ग्लैंड, मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, वो जो आपकी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो और ये आपका एक रिवीजन है, ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा। इस वाले डायग्राम के अंदर देखोगे तो आपको लोकेशन भी मिल जाएंगी, दोबारा एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं। पीनियल ग्लैंड यहाँ पे था, हाइपोथैलेमस, ये पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, ये तीनों ग्लैंड्स आपके ब्रेन के अंदर हैं। अब ब्रेन के अंदर हैं तो इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे ये, है ना। स्लीप साइकिल को रेगुलेट करना, हाइपोथैलेमस हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर जो ग्लैंड है, थायराइड हमारा गले के पास में होता है, पैराथायराइड उसके नीचे होता है, थाइमस हमारा लंग्स के पास में होता है, ठीक है। एड्रिनल हमारा कहाँ होता है, एड्रिनल हमारा होता है हमारे रीढ़ की हड्डी के पास में लेकिन पेट के अंदर। पेनक्रियास ये हमें पता है स्टमक के नीचे होते हैं। ओवरीज और टेस्टिस का आपको पता है कि स्क्रोटम मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग तरह की पोजीशंस होती हैं, वहाँ पे होते हैं, ओके। ये हमारे ग्लैंड्स थे। और हमने ये भी पढ़ा था कि दो तरह के ग्लैंड्स हो सकते हैं, ग्लैंड्स मतलब ग्रंथियाँ, एक्सोक्राइन और
एंडोक्राइन सिस्टम को बोलते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन क्या सिक्रीट करते हैं, केमिकल सिक्रीट करते हैं जैसे कि पसीना, लार, ओके। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये आपके केमिकल्स रिलीज करते हैं जिनको हम हार्मोन बोलते हैं। इनके बीच में डिफरेंस क्या था, एक्सोक्राइन के अंदर डक्ट होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टारगेट साइट तक ले जाने के लिए पाइप लगी होती है, ये ब्लड के अंदर सीधा रिलीज होती है, ठीक है, इनकी कोई टारगेट साइट नहीं होती। ये अभी हमने कर लिया था, अब हम थोड़ा सा रिवीजन भी हो चुका है, आगे कुछ चल पड़ते हैं। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में डिफरेंस एक बार हम देख लेते हैं, क्या चीज होती है। नर्वस सिस्टम क्या होता है, मैसेजेस आर इन फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस ओवर नर्व्स। आपने नर्वस सिस्टम को एक बार याद करो, नर्वस सिस्टम किससे कंसिस्ट होता है, नर्वस सिस्टम हमारा होता है न्यूरॉन्स के साथ में, है ना। दोबारा से एक बार देख लें हम सारा का सारा, आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको एक बार याद भी आ जाएगा क्या चीज़ होती है। ये देखो, ये हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था, ये हमारे न्यूरॉन्स का था, ठीक है, ये न्यूरॉन्स से, न्यूरॉन्स के 3 पार्ट थे, सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट, साइनेप्सिस, है ना। वर्किंग ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ा था हमने, कैसे न्यूरॉन्स काम करते हैं कि आपस में एक इस तरीके से यहाँ पे साइनेप्सिस के ऊपर जुड़े होते हैं, ठीक। नर्वस सिस्टम हमने 2 तरह का पढ़ा था बहुत डिटेलिंग के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस, ये किससे बना होता है, मतलब कि क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और विसरल नर्व्स, 3 तरह की नर्व्स होती हैं, ठीक। नर्व्स एक तरह से तारें होती हैं जो कि हमारी जुड़ी होती हैं हमारे दिमाग से। और न्यूरॉन्स कितनी तरह के होते हैं, न्यूरॉन्स हमारे 3 तरह की होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन्स। अब वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस है, जैसे वॉलंटरी एक्शंस, वॉलंटरी मतलब जो हमारी इच्छा से होते हैं, और इनवॉलंटरी जो हमारी इच्छा से नहीं होते। वॉलंटरी एक्शंस जैसे कि जो हमारा ब्रेन किस किस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा, हम लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, हम बॉल को किक मार रहे हैं, हम किसी चीज़ को उठा रहे हैं, तो हमारे वॉलंटरी एक्शंस हैं, हम जानबूझ के कर रहे हैं, ठीक। तो कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ ब्रेन है ना इसके अंदर, इसलिए वॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी अगर बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमारे दिल की धड़कन है, हमारा पसीना निकलना है, हमारे किडनी का काम है, डाइजेशन ऑफ फूड है, ब्रीदिंग है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये इनवॉलंटरी है, मतलब हमारे काबू में नहीं है। ये सब चीज़ें हमारे काबू में होनी भी नहीं चाहिए। अब आप सो गए, आप सांस लेना भूल गए, आप तो हो गए, है ना, तो ये तो नहीं है, तो हमारा बैक एंड के ऊपर चलता रहता है ये। और इनवॉलंटरी एक्शंस, ये हमारा जो दिमाग है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता रहता है। और इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारी कौन सा नर्वस सिस्टम होता है, जैसे कि रिले न्यूरॉन्स, दी न्यूरॉन्स सेंड सिग्नल्स विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भेजते हैं ये हमारा। और विसरल नर्व्स, ठीक है, विसरल नर्व्स कम्स आउट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड गो टू द इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे विसरल नर्व्स के लिए। ये आपने पढ़ रखा है सारा का सारा, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ आपको। ये देखो, ये था हमने नर्वस सिस्टम ये पढ़ा था, नर्वस सिस्टम का ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये 3 पार्ट से। नर्व्स किससे बनी होती है, नर्व्स क्या चीज़ होती है, ब्रेन हमारा दिमाग, ड्राइवर, स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, नर्व्स ये हमारी तारें जो इस तरह से तारें गई हुई हैं, ये तारें किस चीज़ से बनी होती हैं एक्चुअल में, जैसे बिजली की तार होती है ना खंबे से एक दूसरे खंबे तक, इसी तरीके से ये तारें बनी होती है। लेकिन ये तारें किस चीज़ की होती है, न्यूरॉन्स होती हैं। न्यूरॉन्स आपने 3 तरह के पढ़े है ना, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन्स, वेरी गुड। तो अब आपको नर्वस सिस्टम ये सारा आपको रिवाइज हो गया है। अब देख लो मैसेजेस, नर्वस सिस्टम में क्या होता है, मैसेजेस भेजे जाते हैं किस फॉर्म के अंदर, नर्व्स के अंदर, ठीक है ना, सिनेप्सिस के थ्रू, एक मैसेज से दूसरे मैसेज। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम जो हमने अपना ग्लैंड वाला सिस्टम पढ़ा है, इसके अंदर क्या होता है, मैसेजेस केमिकल्स के थ्रू भेजे जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, वो केमिकल रिलीज करते हैं और वो ब्लड कैपिलरीज मतलब वो सारी बॉडी के अंदर एक तरह से कनेक्टेड है ब्लड के थ्रू, वो ब्लड के थ्रू हमारे पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है। इनका कोई टारगेट साइट नहीं होती। टारगेट साइट का मतलब आप बंदूक से जैसे निशाना मारते हो तो एक टारगेट होता है कि बस वहीं पे जाके निशाना लगेगा। इनका टारगेट पूरा बॉडी होती है, इसलिए ब्लड के थ्रू होता है ये, ठीक। नर्वस सिस्टम के अंदर दूसरा डिफरेंस क्या है, मैसेजेस ट्रेवल फास्ट। नर्वस सिस्टम में मैसेज बहुत फास्ट ट्रेवल करते हैं। उदाहरण के लिए आपने एक गर्म प्रेस को हाथ लगाया, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपको गर्म है और आपको वो हटाना है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड किससे होते हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन, जो कि यानी कि हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, उनसे कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे मैसेजेस बहुत ट्रेवल स्लो करते हैं। क्यों,
भाई केमिकल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू जा रहे हैं धीरे धीरे धीरे। फॉर एग्जांपल जैसे पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, वो टेस्टोस्टेरोन और किसको रेगुलेट करता है, एस्ट्रोजन को रेगुलेट करता है कि वो कब वहाँ पे रिलीज होना शुरू करेंगे। कौन से ग्लैंड रिलीज करते हैं, टेस्टिस करते हैं टेस्टोस्टेरोन को, ओवरीज करती हैं किसको, एस्ट्रोजन को। जब आपकी एज सही पहुंच जाएगी, अडोलसेंस एज में आ जाएगी, तब ये मैसेजेस भेजे जाएंगे। ठीक है, आप बहुत देर तक, जैसे मेलेटोनिन है, ये आपका एक और जो स्लीप रेगुलेट करता है ये वाला हार्मोन, अगर मान लो आपके अब सो रहे हो आप धीरे से, और आपकी आंखों के सामने मैं टॉर्च जला दूं, ठीक है, तो धीरे धीरे आपकी नींद भागनी शुरू होगी, यानी कि तुरंत आपकी नींद खुल जाएगी। ऐसा होता है ना, आप जब सो के भी उठते हो तो धीरे धीरे लाइट के साथ में एडजस्ट करते हो, फिर थोड़ा सा बॉडी के अंदर आलस होता है, फिर अंगड़ाइयाँ तोड़ते हो, फिर उठते हो। सो ये थोड़ा सा स्लो सिस्टम है। नर्वस सिस्टम का तीसरा और एंडोक्राइन सिस्टम का तीसरा डिफरेंस, मैसेजेस हैव शॉर्ट टर्म इफेक्ट। मैसेजेस का बहुत कम इफेक्ट हो गया, भाई कोई चीज़ गर्म है तुरंत हटा ली, ठीक है हो गया ठीक, थोड़ी देर के लिए गर्म लगा, ऐसा तो नहीं अपने प्रेस को हाथ लग गया है और उसके बाद आपका गर्म लगा ही जाएगा, लगे भी जा सकता है। क्यों, जब तक अगर मान लो आपने देर कर दी और आपके हाथ जल गया है तो फिर तो आपको अगले 3-4 दिन तक परेशान करेगा वो। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, मैसेजेस का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने ओवरीज और टेस्टिस को सिग्नल भेजा कि भाई अब आपका समय आ चुका है एडोलसेंस का, अब आप एक्टिव होने, तो लॉन्ग टर्म के लिए हो गया है ना। अब एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत ही क्यों है, हम ये भी कह सकते हैं भाई नर्वस सिस्टम से भी तो हमारा काम चल ही रहा था, एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत क्यों है। देखो क्यों है, नर्वस सिस्टम इज नॉट वेरी इफिशिएंट इन कंट्रोलिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन्स एट द सेम टाइम फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। इन सच सिचुएशन एंडोक्राइन सिस्टम इज बेटर। हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स पूरी फैक्ट्री की फैक्ट्री है, कारखाना है, पता नहीं कितने सारे ऑर्गन इसके अंदर काम कर रहे हैं। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो मेनली हमारे जो आँख नाक कान मुंह त्वचा, जो हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं इनके साथ में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक। लेकिन हमारे जो बाकी के ऑर्गन हैं उनको कंट्रोल करने के लिए तो एक और भी चीज़ें चाहिए ना बाकी ऑर्गन्स के लिए, तो उसके लिए एंडोक्राइन सिस्टम होता है। नंबर 2, नर्वस सिस्टम इज नॉट मीन फॉर सेंडिंग कंटिन्यूस मैसेज फॉर द लॉन्ग टाइम। नर्वस सिस्टम का काम ये नहीं होता कि कंटिन्यूस मैसेज भेजता रहे, उसको और बहुत सारे काम होते हैं। आपको चलना है, बोलना है, और बहुत सारे आप एक्टिविटीज़ करते हो, आसपास में आप पढ़ते हो, लिखते हो, तो उस चीज़ के अंदर उसको बहुत सारी डे टू डे एक्टिविटीज़ का काम करना होता है। लेकिन लंबे टाइम के लिए ध्यान रखने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक। अगला, अब क्योंकि देखो एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम आपको ये तो नहीं बताया ना, आपको धीरे धीरे बड़े भी होना है, आपकी मसल्स को ग्रो भी करना है, ये सब चीज़ें कौन करता है, ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम करता है, एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है इसका। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, अब हम आ जाते हैं नए टॉपिक के ऊपर। कंट्रोल, अभी तक देखो हमने ये पढ़ा था, जब भी हम लिविंग वस्तुओं की बात करते हैं तो हम या तो बोलते हैं प्लांट्स या फिर एनिमल्स, है ना। प्लांट्स और एनिमल्स दो तरह के हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर। अब हमने अभी तक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा था अपने एनिमल्स के अंदर, और एनिमल्स में भी ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपना प्लांट्स के अंदर, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो क्यों ज़रूरी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के अंदर, पौधों की ग्रोथ होती है, बढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ रेगुलेट करने के लिए चाहिए। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, मतलब कि बीज भी बनते हैं, उनसे नए अंकुरित भी होते हैं, इसलिए भी चाहिए कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स होती है, फूल लगते हैं, फलों का पकना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग मतलब पकना। शेडिंग ऑफ लीव्स, पत्तों का टूट के गिरना, जो पुराने पत्ते हो चुके हैं जिनका यूज नहीं रह गया है। मूवमेंट ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स भी मूव करते हैं, कैसे करते हैं, नॉट बाय लोकोमोशन, लेकिन फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं, लेकिन जैसे कि बेल का बढ़ना है ना, तो उस चीज़ के लिए भी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। अब सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में पढ़ने से पहले हमने ये पता कर लेना चाहिए कि एनिमल्स और प्लांट्स में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। बहुत ही आसान चीज़ है, अगर आप आंख बंद करके भी इसको बोल सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। लेकिन साइंस की भाषा में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की भाषा में, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर आपको पता है कि दो चीज़ें होती हैं, पहला नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को देखते हैं। नर्वस सिस्टम के पार्ट्स क्या बोलते हैं, दोबारा से बताएं, ब्रेन हो गया, और क्या हो गया, नर्व्स हो गई, और स्पाइनल कॉर्ड हो गया। और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमारे दो तरह के ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, एक जो केमिकल रिलीज करते हैं डक्ट वाले, और एक विदाउट डक्ट के।
प्लांट्स के अंदर बहुत सिंपल मेथड होता है, कुछ नहीं, कुछ हार्मोन्स होते हैं वही रिलीज हो जाते हैं प्लांट्स के, क्योंकि प्लांट्स के अंदर इतना इफेक्टिव वो वस्कुलर सिस्टम नहीं है ना, सर्कुलर सिस्टम नहीं है, इसलिए। दूसरा डिफरेंस एनिमल्स में, एनिमल्स है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये अभी अभी आपको बताया कि नर्वस सिस्टम भी होता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है। प्लांट्स के अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता भाई, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। कभी आपने कभी ऐसा देखा है कि आपने पेड़ के नीचे जाके आग लगा दी है, या पेड़ को आपने कुल्हाड़ी मार दी और पेड़ ने आपको धड़ाम से लात मारी हो, या फिर पेड़ ने बोला है कि ये मेरे को आग जलाएगा, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, नहीं ना। तो उनका इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, उनका बस इतना ही मतलब होता है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, खाना बना रहे हैं, ऑक्सीजन को वे छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, बस यही उनकी साइकिल होती है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। तीसरा जो डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स में, एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ग्लैंड्स टू सिक्रीट हार्मोन्स। एनिमल्स के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जो ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। प्लांट्स के अंदर कोई ग्लैंड्स वगैरह नहीं होते, वो बस केमिकल्स अपने कुछ थोड़े से हैं, कोई स्पेसिफिक ग्लैंड्स नहीं होते, मतलब होते तो हैं लेकिन सबके लिए अलग अलग नहीं होते, जैसे पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ये सब चीज़ें नहीं होती। अब हम कुछ प्लांट हार्मोन्स के नाम पढ़ेंगे, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। अगर आप आगे देखेंगे तो ये क्वेश्चन रिपीटेडली आते ही रहते हैं। नेम सम प्लांट हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन। सबसे पहले प्लांट हार्मोन के नाम ये आपको याद करने हैं। ऑक्सिन, ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है, इसका काम क्या होता है, कंट्रोल्स ग्रोथ ऑफ स्टेम, फ्रूट्स एंड रूट, मतलब कि तने की, फलों की और जड़ों की वृद्धि को कंट्रोल करना। ठीक है, क्या नाम होता है उसका, ऑक्सिन। नंबर 2 गिब्रेलिन्स, क्या नाम है ये, जिब्रेलिन नहीं गिब्रेलिन्स। ठीक है, इट कंट्रोल्स ग्रोथ ऑफ द स्टेम। ये भी क्या है, तने को थोड़ा सा उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक, उसी के तहत पौधा खड़ा होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ द बर्ड, डोरमेंसी ऑफ द बर्ड्स का मतलब क्या होता है, जो कलियां होती हैं उन कलियों को खिलने के लिए रिस्पॉन्सिबल, एंड सीड्स और बीज के बनने के लिए, और पौधे के अंदर जो फल लगते हैं उनकी ग्रोथ के लिए गिब्रेलिन्स नाम का हार्मोन्स बहुत प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, अगर ये हार्मोन ना हो तो आपके पौधों के अंदर कलियां नहीं लगेंगी, कलियों से बीज नहीं बनेगा और फल भी नहीं लगेगा। साइटोकिनिन, इट कंट्रोल्स ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बाय सेल डिवीजन, functioning of stomata, breaking dormancy of the seeds. These type of hormones present more in seeds and fruits. ज़्यादा से ज़्यादा ये सीड्स और फ्रूट्स के अंदर मिलता है ये हार्मोन, फ्रूट्स और सीड्स के अंदर। क्यों? क्योंकि इसका काम होता है कि जैसे कि आप अपना जीवन चक्र आगे बढ़ाते हैं, इसी तरीके से प्लांट हार्मोन के अंदर साइटोकिनिन रोल प्ले करता है। जैसे आपके टेस्टिस और ओवरीज टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरीके से साइटोकिनिन कहाँ होता है, प्लांट्स के अंदर होता है। नंबर 4 एब्सिसिक एसिड, ABA बोलते हैं इसको, ABA एब्सिसिक एसिड। इसका काम क्या होता है, इट कंट्रोल इनहिबिट ग्रोथ, कंट्रोल्स शेडिंग ऑफ लीव्स, फंक्शनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड प्रोमोट डोरमेंसी ऑफ द सीड्स। देखो आपने एक चीज कॉमन देखी होगी कि मैक्सिमम या तो स्टेम से रिलेटेड है या फिर वही फूल के बनने और कली के खिलने और इसी के अंदर इनके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहते हैं। ठीक है, इसका भी काम लगभग ऐसा ही है। ग्रोथ को एक लेवल तक कहीं पे रोकना भी होता है, पौधे बड़े बड़े हो जाते हैं, है ना, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करना, पत्तों का झड़ना। स्टोमेटा क्या चीज होती है, पत्तों के ऊपर एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस के टाइम के ऊपर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं। अब ये बताइए कि पौधे ऑक्सीजन को लेते हैं या छोड़ते हैं, हमेशा छोड़ते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया 4 तरह के, ऑक्सिन, गिब्रेलिन, साइटोकिनिन और एब्सिसिक एसिड, ये प्लांट हार्मोन्स है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आराम से आ जाता है ये। अब आगे हम पढ़ते हैं मूवमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर मूवमेंट भी होती है, आप चलते हो, मूवमेंट के अंदर भी किस तरह से मूवमेंट हो सकती है। पहला ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा है नास्टिक मूवमेंट। ये 2 तरह की मूवमेंट हो सकती है आपके अंदर, जैसे कि आप सीधे चल सकते हो, आप टेढ़े चल सकते हो, आप उल्टे चल सकते हो। ये एक्चुअली बेचारे 2 ही तरीके से चल सकते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट होता है क्या, ट्रॉपिज्म,
ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। ये वो वाली ग्रोथ होती है प्लांट की, ये वो वाली मूवमेंट होती है प्लांट की जिसके अंदर वे स्टिमुलस कॉसिंग, स्टिमुलस का मतलब क्या हो गया, इसी चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था, एक होता है स्टिमुलस, ठीक है। स्टिमुलस का मतलब कारक, क्या होते हैं, कारक, कर्ताने कर्म को करण से समझते हो, तो कारक क्या चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी आंखों के अंदर टॉर्च मारूं तो आपकी आंखों एकदम से आपको चौंधा लगेगा, तो वो रोशनी, तेज रोशनी क्या है, कारक, ठीक है। इसी तरीके से कई बार जैसे कि सूरजमुखी का पौधा है, आपने देखा होगा जहाँ जहाँ सूरज होता है उसकी डायरेक्शन के अंदर उसका पौधा मूव करता रहता है ना, पूरा ईस्ट से लेके और वेस्ट तक, जब तक सूरज छिप नहीं जाता उसके साथ साथ मूव करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसको कांस्टेंट धूप चाहिए फोटोसिंथेसिस करते रहने के लिए। तो इस तरह की मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिज्म, ठीक है। दूसरा होता है नास्टिक मूवमेंट। ये वो वाली मूवमेंट होती है प्लांट्स की जो कि किसी स्टिमुलस से गाइड नहीं होती। कहने का मतलब जैसे कि आप ये लगा लें कि पौधों की जड़ें या बेल कैसे चलती है ऊपर, जहां पे उसको सहारा मिल गया वो सहारे के ऊपर इस तरीके से अपनी धागे से लपेटना शुरू कर देगी, वहां से ग्रो होना शुरू कर देगी, है ना। तो उस तरह की मूवमेंट क्या होती है, नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिज्म स्टिमुलस के साथ में, स्टिमुलस मतलब कारक, नास्टिक जिसमें स्टिमुलस ना हो। अब ट्रॉपिज्म कौन कौन से हो सकते हैं, ट्रॉपिज्म या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट हो सकती है प्लांट्स के अंदर। फोटोट्रॉपिज्म, फोटो जहां पे भी वर्ड आया तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रकाश, क्या हो गया, प्रकाश, जैसे कि सनफ्लावर, सूरजमुखी, है ना। जियोट्रोपिज्म या ग्रेविटेशनल फोर्स की ग्रेविट्रोपिज्म भी बोलते हैं। जियो का मतलब क्या हो गया, यानी कि भूमि। अब आपने ये देखा होगा कि पौधे हमेशा जड़ें भूमि के अंदर ही फैलाते हैं, हवा में तो नहीं फैलाते ना। तो उसका क्या मतलब क्या हो गया कि यानी कि भूमि से लगाव, ओके। यहाँ कारक क्या हो गया, भूमि, ठीक है, ग्रेविटी। नंबर 3 हाइड्रोट्रोपिज्म, जहां पे भी हाइड्रा वर्ड आया, हाइड्रा का मतलब क्या होता है, पानी। पानी को देख के, फॉर एग्जाम्पल कमल का पौधा, ठीक, तो कमल का पौधा कहाँ होता है, पानी के अंदर होता है ना, कीचड़ के अंदर, और वहां पे तो हाइड्रोट्रोपिज्म, पानी जहाँ पे मूवमेंट होगा। अब जड़ों को भी आप ये लगा लीजिए, अगर आपने एक ये यहाँ पे एक ऐसे पौधा लगाया, ठीक, और ये आपने गमला कुछ इस तरीके का कर लिया और ये नीचे इसकी जड़ें हैं यहाँ पे, आप पानी यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे एक पोर्शन बना दो, ठीक है, यहाँ तक का, बस ये नीचे नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो और पानी आप सिर्फ यहाँ पे डालो। थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि ये पौधे की जड़ें यहाँ से जाके और इसके अंदर यहाँ पे जाके पहुँच गई है, यानी कि जहाँ पे पानी है उस पानी की मूवमेंट के अंदर मूव करना शुरू कर दिया। इस पानी की खोज के अंदर आपने बड़ का पेड़ देख लो, पीपल का